हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रूबी। इस बार बहुत दिनों बाद मैं अपनी वीडियो लेकर वापस आई हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं पीछे बहुत बिज़ी थी, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाई, रिक्वेस्ट्स भी अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ और कोशिश यही करूँगी कि रेगुलरली अपनी वीडियोस अपलोड करती रहूँ। आज की जो हमारी वीडियो रिक्वेस्ट आई है वो है आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7 की बुक से चैप्टर 10 एक्सपोर्ट क्वालिटी। इसकी राइटर हैं लीना ढींगरा। लीना ढींगरा पैदा तो इंडिया में ही हुई थी, मगर उनके पेरेंट्स उनको ब्रिटेन ले गए थे उनके बचपन में ही, तो वो पली बड़ी वहीं पर हैं, वहीं पर उनकी एजुकेशन वगैरह हुई है। और कुछ टाइम इंडिया में रहने के बाद अब वो ब्रिटेन की हो गई हैं, तो वो अब आप कह सकते हैं कि वो एशियन ब्रिटिश या ब्रिटिश एशियन है। लेकिन अब उनको उनके पास कुछ मेमोरीज़ इंडिया की भी हैं, और बाकी अब उनकी वहीं शादी हुई, वहीं पर उन्होंने अपनी लाइफ बिताई है, मोस्ट ऑफ द लाइफ। तो अब लेकिन एक इंडियन जब बाहर जाके सेटल हो जाता है तो उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, और वो भी उस तरह की कंट्री में जो कि इंडिया के कल्चर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। तो कैसे उन्हें कितने एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, कैसे अपने आप को बिल्कुल बदलना पड़ा नए माहौल के हिसाब से, नए देश के हिसाब से, नए कल्चर के हिसाब से। तो उन्होंने अपनी ही लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इस नावल में शेयर किए हैं। ऑल्दो ये एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लेकिन आपको इसमें जो इसकी कैरेक्टर है उसके थ्रू आपको उनका, लीना ढींगरा जी का खुद का एक्सपीरियंस महसूस करने को मिलेगा कि कैसे दो कल्चर्स के बीच में वो फंस गई हैं कि किस कल्चर को फॉलो करें। अब वो आधी इंडियन है, आधी ब्रिटिश हैं, तो कैसे उन्हें दोनों चीज़ों में अपने आप को ढालना पड़ा है, और क्या क्या उन्हें मुसीबतें या दिक्कतें आई हैं। बस ये एक उनकी नावल का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है उस एक छोटे से एक इंसिडेंस से ही, कि एक जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो जा रही है शॉपिंग पर, और उसके सिर्फ एक नॉर्मल शॉपिंग एक्सपीरियंस में भी उसको कैसे वो फील हो रहा है, तो वो हमें बताया गया है इस स्टोरी के थ्रू। उनकी नावल का नाम था अमृत वेला। तो यहीं पे मीरा की जो वो, अब उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो कुछ किसी काम से या वैसे ही अब वो इतने सालों बाद इंडिया वापस घूमने आई है। तो अब वो इंडिया में उसका जो स्टे है, जितने दिन वो रही, उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसमें बताया गया है। और उन्हीं में से कोई एक दिन है जिसमें वो शॉपिंग पर निकली है इन दिल्ली की मार्केट में। तो उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस ही इस चैप्टर में हमें बताया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। This extract is taken from the novel Amrit Vela by Leena Dhingra. In this novel, she describes the experiences of Meera, who has returned to India after living in England for many years. मीरा कंपेयर्स लाइफ इन इंडिया विद दैट इन द वेस्ट। इस चैप्टर में आपको कंपैरिजन दिखाया जाएगा कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के रहन सहन में, वहाँ की डेली लाइफ में, और यहाँ इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर जो है, इंडिया की जो लाइफ है, इंडिया के लोगों की, उसमें कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। In this extract, we find out what Meera thinks about the unique experience of a shopping trip in India and her views about systems she is not used to. Obviously, अब जिसको लंदन में रहने की आदत है, वो सडनली दिल्ली आ जाए, और फिर आपको पता ही होगा, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, लंदन वगैरह की, कि वहाँ पे सब काम बड़े सिस्टमैटिकली होता है, सब कुछ बहुत सिस्टमैटिकली चलता है, हर काम का, हर चीज़ का एक सिस्टम है, और लोग उसे बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई सिस्टम नहीं है, लोग फॉलो नहीं करते, लाइंस और क्यूज़ नहीं बनाते, क्यू में लगना भी, कभी कोई बीच में क्यू में लग जाता है, कोई पहले ही अपना काम करा लेता है, धक्का मुक्की, और मतलब एक सिस्टम से काम नहीं चल रहा होता। तो ये भी एक डिफरेंस है जो उसने कंपेयर किया है। लेट्स रीड द चैप्टर टू नो मोर अबाउट इट। The comparison of the cottage industries to a department store makes me smile. Right now, यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि मीरा जो है वो दिल्ली के किसी उसमें
कॉटेज एम्पोरियम जो है दिल्ली में, वहाँ पर आई है, जहाँ पर किसी हैंडीक्राफ्ट शॉप में आई हुई है, जहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के अलग अलग आइटम्स हैं। और कैसे, और जो ये ब्रिटेन है या लंदन जहाँ पे भी वो रहती है, वहाँ पे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कैसे शॉपिंग करती है, तो उसको वही कंपैरिजन याद करके वो मुस्कुरा रही है। शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ कंपेयरिंग इट इन हर माइंड. Fixed prices, yes, sections for this and that, maybe, but similarities end there, and the initial impact is more like entering Aladdin's cave than the purposeful efficiency of a department store. कहने के लिए ये एक डिपार्टमेंट स्टोर ही है, हर चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट की गई है और डिवाइड किया गया है डिपार्टमेंट्स में, ताकि जो कस्टमर है, जो ख़रीदने आया है सामान, उसकी कन्वीनियंस के लिए। मगर अब यहाँ पर तो वो सिमिलैरिटीज़ बता रही है कि कैसे वहाँ की डिपार्टमेंटल स्टोर में और दिल्ली के, इंडिया के डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कि हर चीज़ सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, और जो फिक्स्ड प्राइजेज़ हैं शॉप के, यू कैन नॉट बार्गेन, आप वहाँ पे मोल भाव नहीं कर सकते, कम लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, नहीं कर सकते। सो ओनली दीज टू आर द सिमिलैरिटीज़, और यहीं पर वो कह रही है कि सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब इसके आगे जो भी चीज़ें हैं, दे आर ऑल द डिफरेंसेस, क्या क्या कंपैरिजन्स हैं, क्या क्या फ़र्क है दोनों जगहों में। अब वो कह रही है कि यहाँ के डिपार्टमेंट स्टोर में घुसना एक ऐसा लग रहा है जैसे अलादीन की जो गुफ़ा थी, जो अरेबियन नाइट्स की फ़ेमस स्टोरी है अलादीन, उसकी गुफ़ा में घुसने जैसा लग रहा है बिल्कुल, जैसे जिसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने का, और वो क्या फ़ायदा नहीं हो रहा है वो हम उसका एक्सपीरियंस अभी पढ़ेंगे. The entrance lobby, in keeping with the prevailing spirit of the wedding season, is an ostentatious display of gold glitter, color, and craftsmanship, a mixture of old and new, past and present. Elaborate wedding saris in reds and deep pinks, an ornate antique palanquin hiding a wheeled and decked up bride, a delicately painted wooden horse with an embroidered saddle bearing a bejeweled and brocaded groom. Brass pots, carved wooden chests, and more costumes hang in suspended animation. अब यहाँ पर उस सीन को डिस्क्राइब किया गया है कैसे एक, क्योंकि वेडिंग सीज़न आ गया है, तो वेडिंग सीज़न में लोग जो शादी की शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जो दुल्हन के घर वाले हैं, दूल्हे के घर वाले हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे कस्टमर्स को अपनी तरफ, अपने डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो डेकोरेशन की हुई है, जो भी सजावट की हुई है, वो सारी बिल्कुल शादी का माहौल क्रिएट कर रखा है वेडिंग का। जैसे कि एक दुल्हन है, बिल्कुल रेड कलर के दुल्हन के जोड़े में सज के बैठी है, पालकी के अंदर जो भी डोली है उसके अंदर सज धज के बैठी है, सारा माहौल पूरा डेकोरेटेड है। दूल्हे ने इतने अच्छे ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए हैं, सारे महंगे महंगे ब्रास पॉट्स वगैरह, वुडन चेस्ट्स हैं, चेस्ट होते हैं बॉक्सेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ना बक्से, संदूक, वुड के संदूक लकड़ी के सजे हुए हैं वो भी, और बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स तरह तरह के हैंग हुए हुए हैं, लटके हुए हैं वहाँ पर। और डेक्ड अप का मतलब होता है सजे धजे, बिल्कुल सज धज के अच्छे से तैयार होके बैठना। तो वही साड़ियाँ लट टंगी हुई हैं, और बहुत पूरा माहौल जो है, दूल्हा जो है वो घोड़ी पर, सैडल होती है जो घोड़े के ऊपर जिस पर बैठते हैं ना, सीट, उसको सैडल कहते हैं। तो दूल्हा सज धज के घोड़ी पर बैठा है, दुल्हन पालकी में बैठी है डोली में, और ये पूरा वेडिंग का सीन क्रिएट किया गया है बिकॉज वेडिंग सीजन इज़ देयर, तो वेडिंग शॉपिंग चल रही है लोगों की। द शॉप इज़ सेट आउट ऑन 3 floors. Its different sections, spaciously laid out in the main thoroughfare, disappear at the sides into little labyrinths, revealing furs from Kashmir, silks from Madras, sandalwood from Mysore, rosewood, ivory, jewelry, cloth, colors made up into bags, boxes, bed covers, carpets, clothes, knickknacks, and much more. यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया गया है उस स्टोर को, कैसा है वो स्टोर। 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है, और हर फ्लोर पे इतनी सारी अलग अलग सेक्शंस और गलियाँ सी बनी हुई हैं। लेबिरिंथ इज़ बेसिकली अ मेज़, भूल भुलैया, जिसमें मतलब अलग अलग गलियाँ हैं, अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, जिसमें एक बार आप जाओ तो भूल ही जाओ, खो जाओ कि कौन से रास्ते से मैं गई थी, कौन से वापस बाहर आ रही हूँ।
तो लेबिरिंथ की तरह उसको डिस्क्राइब किया गया है कि हर फ्लोर पे इतनी सारी अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, इतने सारे रास्ते हैं कि कोई जाए तो खो ही जाए, और उस उन सब सेक्शंस में क्या क्या आइटम्स मिल रही हैं वो हमें बताया गया है। हर जगह की जो भी फेमस आइटम है, लाइक रोज़वुड, आइवरी, और ये मेड्रॉस का, उस ज़माने में चेन्नई का नाम मेड्रॉस था, तो चैप्टर में इसलिए मेड्रॉस लिखा गया है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट चेन्नई हेयर, not Madras. So silk is famous from Madras, and Kashmir is famous for furs, and sandalwood is comes from Mysore. So जो चीज़ जहाँ की फेमस है वहाँ से उसके सेक्शंस की दिखा रखा है, और बहुत सारी महंगी महंगी और बहुत ही वैल्यूबल और डिस्टिंग्विश्ड आइटम्स हैं. Arts and crafts from the length and breadth of India all gathered together in stunning splendor, and all seeming to say, Delhi still rules as the imperial capital of independent India. लेंथ एंड ब्रेथ का मतलब क्या होता है? हर हिस्से से पूरा लेंथ अगर आप देख लो इंडिया का, और ब्रेथ देख लो, तो पूरा नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सारा हर जगह का जो भी आइटम है मिल सकता है, वो सब आपको दिल्ली के उस स्टोर के एक छत के नीचे मिल जाएगा, सारी आइटम्स. और सब इतना स्टनिंग, स्प्लेंडर इज़ बेसिकली विद ब्यूटीफुली उसको अच्छे से सजा के डेकोरेट करके डिस्प्ले किया गया है, जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. और फिर उसको यही लग रहा है कि इसी ऐसे ही नहीं बोला जाता दिल्ली को इंपीरियल कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर वो शान और शौकत वाली बात है, वो बात है क्योंकि एक अकेले दिल्ली के अंदर आपको पूरे इंडिया का सारा मशहूर चीज़ें, आइटम्स जो हैं वो मिल जाएंगी, तो ये अपने आप में काफ़ी है. I stroll down the aisles, in and out of the labyrinths, touching, looking, my mind crowding with thoughts, plans, reminiscences, past, present, future, images, colors, sounds, smells. यहाँ पर आकर इन सब चीज़ों को देखकर जो हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है मीरा, वो अपने बचपन की यादों में भी खो गई है. सारी उसको चीज़ें याद आ रही हैं, देख कर, टच कर कर उसके दिमाग में 100 तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों को देखकर, कलर्स को देखकर, साउंड्स को सुनकर, स्मेल्स को सूंघकर उसको, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मेरे बचपन में हम किसी ना किसी चीज़ से अपने एक्सपीरियंसेस को, सामान को देखकर हम रिलेट करते हैं, तो ऐसे ही वो भी रिलेट कर रही है. सैंडलवुड विजिटिंग कार्ड्स, व्हाट अ लवली आइडिया. अब यहाँ पर उसको किसी ने विजिटिंग कार्ड दिखाया होगा, मतलब डिस्प्ले में रखा होगा, और उसमें से चंदन की, सैंडलवुड होता है चंदन, चंदन की खुशबू आ रही होगी, तो उसको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. कुड गेट देम फॉर मार्टिन. फिर उसने सोचा होगा कि ये मैं अपने हस्बैंड के लिए, मार्टिन के लिए ख़रीद लेती हूँ. नो, समथिंग मोर यूज़फुल मे बी. फिर उसको लगा अरे नहीं ये तो बेकार है, मैं कुछ और अच्छी यूज़फुल आइटम ख़रीदती हूँ. I suppose I could get them for me, but then what address would I put on them? Later maybe. वो मन में सोचे जा रही है 10 तरह की बातें कि नहीं अपने लिए ख़रीद लेती हूँ. फिर वो कहती है अरे छोड़ो, मैं फिर कभी ख़रीद लूँगी, पर लिखूँगी कौन सा एड्रेस, छोड़ो बाद में देखती हूँ. I suppose I could get them for me. Sorry. And Maya, my little Maya, आई थिंक माया उसकी डॉटर है, छोटी उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी के बारे में सोच रही है कि उसके लिए कुछ ख़रीद लेती हूँ यहाँ से. बेस्ट टू गेट हर लॉट्स ऑफ थिंग्स. उसके लिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लूँगी यहाँ से. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड सो लॉट्स ऑफ लिटिल पैकेट्स शी कैन ओपन. छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अगर उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में गिफ्ट्स मिलते हैं, और बहुत सारे अगर पैकेट्स हों तो बहुत सारे गिफ्ट्स खोलने में बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत मज़ा आता है. Yes, she'd like that. But what? Gosh, what a nice box. अब वो यही सोच रहे इतने सारे गिफ्ट्स छोटे छोटे पैकेट्स में मैं ख़रीदूँगी क्या, डाल के क्या दूँगी. फिर उसको सामान दिखाई देता है कि इतनी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ तो ख़रीदने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरी बेटी खुश हो जाएगी. What a nice box. Gosh इज़ बेसिकली हम गॉड के लिए, जो फॉरेनर्स हैं दे यूज़ दिस वर्ड गॉश, ओ गॉड जैसे हम कहते हैं ना, ये उसी एक्सप्रेशन के लिए है. येस, अ बॉक्स. कुड गेट हर अ बॉक्स. फिर उसको लगता है कि हाँ एक बॉक्स ख़रीद लेती हूँ अपनी बेटी के लिए. कुड गेट हर अ बॉक्स एंड फिल इट विद बैंगल्स. एक बॉक्स ख़रीद के उसके अंदर चूड़ियों से उसको भर दूँगी. येस, दैट्स अ गुड आइडिया.
नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके लिए बॉक्स कैसा ख़रीदूँ। अब यहाँ पे बॉक्स के लिए भी 10 तरह के बॉक्सेस हैं, इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आप कोई सा भी टाइप का बॉक्स ख़रीद सकते हो। यहाँ पे बताया गया है टाइप्स। एन इनलेट बॉक्स, सैंडलवुड, लैकर, लेदर, क्लॉथ, कार्व्ड, किसी भी तरह का ख़रीद सकते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स भी इतनी सारी टाइप्स की हैं, वैरायटी है हर चीज़ में। सिल्वर बैंगल्स, ब्रास बैंगल्स, इनेमल बैंगल्स, lacquer, bone, beaded, ग्लास बैंगल्स है। अब उसको इतनी सारी ऑप्शंस मुझे लगता है हाँ ग्लास की कांच की चूड़ियाँ ख़रीदती हूँ, और इतनी सारी वैरायटी में से उसने कांच की चूड़ियाँ फ़ाइनल की। अपस्टेयर्स, फिर उसको दिखा होगा कि कांच की चूड़ियों के लिए उसको अपस्टेयर्स ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा। Upstairs, let's see, bangles first upstairs, oh my goodness, those little brocade purses। अब वो एक चीज़ माइंड में देखती है, सोचती है, फाइनल करती है, और इतने में चलते चलते उससे कुछ दूसरी आइटम नज़र आ जाती है, तो उसको हर चीज़ इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, उसका मन कर रहा है मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं वो भी ख़रीद लूँ। अब उसको चलते चलते ब्रोकेड के पर्सेस दिख गए। ब्रोकेड एक तरह का सिल्क का मटेरियल फैब्रिक होता है, और उसके पर्सेस बहुत सुंदर लगते हैं, और नॉर्मली लोग वेडिंग्स में या पार्टीज़ में उसके पर्सेस को कैरी करते हैं। शी लव वन ऑफ दोज, मस्ट गेट वन और टू मे बी। अब ये सोच रही हाँ उसको बहुत अच्छे लगेंगे, और फिर कहती है एक ले लेती हूँ, नहीं दो ले लेती हूँ, नहीं ज़्यादा ले लेती हूँ। ऐसी मन में उसकी चले जा रही है बातें। दैट मैंगो मोटिव, वेरी ओल्ड मैंगो मोटिव ऑन दैट फ्रैगमेंट एट द वी एंड ए। अब यहाँ पर उसको लग रहा है कि हम आपने अपनी मम्मी के मुंह से भी कई बार सुना होगा, नहीं तो आप पूछना ज़रूर, वो बताएंगी। अम्बी की शेप का मोटिफ होता है, छोटी छोटी सी गोल एक शेप या पैटर्न जो पूरे में हो, तो वो यही देख रही है कि जो ब्रोकेड का फैब्रिक है, कपड़ा है, उसके ऊपर अम्बी की शेप की बूटियाँ बनी हैं, जिसे हम बूटियाँ कहते हैं। अगर आपने अपनी मम्मी के मुंह से कभी सुना हो, नहीं तो आप पूछना उनसे, वो आपको बताएंगी। तो उसने कहा ये तो बहुत पुरानी, और ये बहुत पुराना फ़ैशन भी है, पुराना स्टाइल है जो इतने सालों से चला आ रहा है, और ये एवरग्रीन स्टाइल है, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। तो उसने कहा कि अच्छा ये तो वही वाला मैंगो मोटिव है जो मैंने V&A में देखा था। V&A एक स्टोर है, आउटलेट है वहाँ पे लंदन के एक मार्केट में, तो वहीं पर उसको वही चीज़ याद आ रही है कि ये तो मैंने लंदन के मार्केट में भी देखा था। फ्रैगमेंट फ्रॉम इजिप्ट, अब उसको ये लग रहा है इंडियन मोटिव। अब उसको यही लग रहा है कि ये मैंने तो इजिप्ट के उसमें देखा था फ्रैगमेंट में, और क्या हम लोग अपना फैब्रिक जो है वो इजिप्ट को भी एक्सपोर्ट करते हैं। दैट लॉन्ग अगो कुड हैव डन, आई सपोज मस्ट गो एंड चेक विद द V&A। फिर वो यही मन में यही सब बातें सोची जा रही है, इतनी पहले हम लोग, इतना पहले कभी ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे, इतने पुराने टाइम पहले भी। फिर कहते कि मैं वहाँ जाकर ना ज़रूर चेक करूँगी। यू वॉन्ट दीज। तो फिर अब इतने में उसको, अगर जब वो ये सब चीज़ें देख रही है, मन में सोच रही है, इतने में जो सेल्समैन है उससे आके पूछता है कि यू वॉन्ट दीज। उसने कहा येस प्लीज़। शी गैदर्स अप द ब्रोकेड पर्सेज आई हैव कलेक्टेड, काउंट्स आउट अ टोटल ऑफ, सेल्समैन नहीं है, सेल्स वूमन आई गेस, यहाँ पे शी लिखा है। तो उसने जितने भी पर्स ख़रीदे हैं वो सारे इकट्ठा कर लेती है, और टोटल करके देखती है कि वो 9 पर्सेस उसने ख़रीदे हैं, और उनका बिल बनाती है। I fumble for my purse, wondering how old the oldest piece of cloth in the world is, where it is, and how would one be sure of its age anyway? और पर्स में से पैसे निकालते निकालते भी उसके दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं। वो सोच रही है कि दुनिया में सबसे पुराना कपड़ा कौन सा आया होगा, और कोई कैसे किसी कपड़े की एक्चुअल एज बता सकता है, कि श्योर भी हो सकता है कि ये सच में पुराना है, नकली तो नहीं है, झूठा तो नहीं है। शी हैंड्स मी माई बिल एंड कीप्स द पर्सेस। उसने मेरा बिल मेरे हाथ में थमा दिया और मेरे को मेरे पर्सेस रख लिए। यू प्लीज़ पे एट कैश डेस्क अपस्टेयर्स, शी टेल्स मी। अब उसने उसको बोला, जिसने बिल बनाया, कि आपको बिल ऊपर जाके देना होगा, और पर्स वापस नीचे आके लेने होंगे मेरे से। I climbed the stairs, trying to remember the name of that fabled muslin cloth of old, which was very wide and very long, and yet fine enough to pass through the ring of a little finger. And did the East India Company really cut off the thumbs of the weavers? How ghastly!
अभी भी उसके दिमाग में बातें चलती जा रही हैं। वो ऊपर चढ़ रही है बिल पे करने के लिए, तो उसके दिमाग में वो कह रही है कि वो क्या नाम था उस कपड़े का जो इतना बढ़िया था, इतना बहुत पुराना था और इतना बढ़िया था कि जो आपकी सबसे छोटी उंगली की फिंगर की रिंग है उसके अंदर से वो पूरा का पूरा पास आउट हो जाता था। और फिर उससे रिलेटेड उसको एक और बात याद आई, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सच में उनके वीवर्स के हाथ अंगूठे काट दिया करते थे? ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे जब वो उन जिन वीवर्स से ये क्लॉथ बनवाते थे, इतना बढ़िया वाला फैब्रिक जो एक सबसे छोटी उंगली की रिंग में से निकल जाता था, फिर वो फैब्रिक बनाने के बाद उन वीवर्स के, उन क्राफ्ट्समैन के अंगूठे कटवा दिया करते थे। तो वो यही सब सोचे जा रही है ये बातें, और कि हाय कितनी गंदी बात है, ये तो कितना घिनौना है ऐसा काम करना। Do you have 70 paisa change? Asked the cashier as I observe his thumb counting the notes I have given him. I shake my head. अब वो बिल सेटल करने गई है तो उससे पूछा जा रहा है कि आपके पास, ये याद रखना बेटा कि ये बहुत पुरानी स्टोरी है, आई थिंक ये 1980 या 88 में लिखी गई थी। तो हम उस ज़माने की बात करें जब एक एक रुपए की, 70 पैसा की, 10 20 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर जो सेल्समैन है जो बिल बना रहा है उसने पूछा कि क्या आपके पास 70 पैसे खुले हैं? तो जो मीरा है वो मना कर देती है। इसके आगे की वीडियो मैं आपको सेकंड पार्ट में बनाऊंगी, अदरवाइज़ बहुत लॉन्ग हो जाती है वीडियो।